हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज एक्सेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, इजी और हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इज मैटर एंड ऑफ प्योर के बारे में। तो इस चैप्टर में हम मैटर के प्योर फॉर्म, मैटर के इम्प्योर फॉर्म और मैटर के इम्प्योर फॉर्म को प्योर फॉर्म में बदलने के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्योंकि हम मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मैटर है क्या। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैटर के ऊपर ही है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए। फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो है। बट अगर मैं बात करूँ एक बेसिक इंट्रोडक्शन की, तो इस यूनिवर्स में हर वो चीज़ जिसके पास एक मास है, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो एक मैटर है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। अगर आपको और भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप उसे नोट कीजिए और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ही आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसके बाद ही आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे ढंग से दे पाएंगे। लिसन टू अंडरस्टैंड एक ही कॉन्सेप्ट है हमारा स्टूडेंट्स। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपने दुकान से एक दूध की थैली खरीदी है। तो किसी भी कॉमन पीपल के लिए या फिर हमारे लिए वो दूध की थैली प्योर है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम सोचते हैं तो वो इम्प्योर है, वो एक तरह का मिक्सचर है। उसमें दूध भी है, पानी भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या होती है? तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या होती है स्टूडेंट्स? वो मैटर जिसका हर एक पार्टिकल सेम फंक्शन शो करे, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस में हर एक पार्टिकल सेम हो, वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन हाईलाइट की है, आप चाहें तो इसे लिखिए और मैं कहता हूँ कि आप इसे ज़रूर लिखिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दूध एक तरह का मिक्सचर है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मिक्सचर क्या है। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर बनता है। और इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। ये जो सब्सटेंस है किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसमें जो चीज़ है, वो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं की जा सकती है। तो मिक्सचर के बारे में हमने बात की कि मिक्सचर होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, कि मिक्सचर के कौन कौन से टाइप होते हैं। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे ज़रूर लिखिए, आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, दो तरह के मिक्सचर होते हैं। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा हीट्रोजीनस मिक्सचर्स। तो होमोजीनस मिक्सचर वो होते हैं, अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो होमोजीनस मिक्सचर वो होते हैं जिसके मैटर के पार्टिकल एक दूसरे में घुल जाएं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके डिवाइड होने की बाउंड्री नहीं दिखती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं चीनी और पानी का, या फिर नमक और पानी का। तो नमक और पानी को जब हम मिलाते हैं तो उन दोनों, तो नमक और पानी के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे में अच्छे से घुल जाते हैं, उनकी डिवाइड होने की कोई बाउंड्री हमें नहीं दिखाई है। लेकिन इससे एकदम अपोजिट जब हम बात करते हैं हीटोजीनस मिक्सचर की, हीटोजीनस मिक्सचर, तो हीटोजीनस मिक्सचर में जो भी पार्टिकल हैं उनके डिवाइड होने की बाउंड्री दिखाई देती है। तो हीटरोजीनस मिक्सचर में जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल एक दूसरे में नहीं घुल पाते हैं। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं चीनी और रेत का। तो अगर मैं रेत के ऊपर से चीनी डालूंगा तो चीनी और रेत के जो डिवाइड होने की बाउंड्री है वो मुझे दिखाई देगी। अगर मैं पानी के ऊपर तेल डालूंगा तो उनकी डिवाइड होने की बाउंड्री मुझे दिखाई देगी। तो वो एक तरह की हीटरोजीनस मिक्सचर्स है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर यहाँ पे खत्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी के साथ, एक्टिविटी 1.2। इसमें हमें करना क्या है कि क्लास को हमें 4 ग्रुप्स में बांट देना है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेने हैं, ग्रुप बी को कॉपर सल्फेट का एक स्पैचुला लेना है, ग्रुप, और मतलब इन सब जो भी आपको मैं एग्जांपल मतलब सैंपल बताने वाला हूँ ये पानी में घोलने हैं। तो ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स पानी में घोलने हैं, ग्रुप बी को एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट का पाउडर जो है वो पानी में घोलना है, ग्रुप सी को चॉक पाउडर या फिर वीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा जो है वो पानी में घोलना है, और ग्रुप डी को कुछ बूंदे दूध की या फिर हम इंक की बूंदे भी ले सकते हैं, इन्हें पानी में घोलना है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को जब हम करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ग्रुप ए और बी के पास जो मिक्सचर है वो सॉल्यूशन है, ग्रुप सी के पास जो मिक्सचर है वो एक तरह की सस्पेंशन है, और ग्रुप डी के पास जो कोलोइडल वो जो सैंपल है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो हमने बात की सॉल्यूशन की, सस्पेंशन की और कोलोइडल सॉल्यूशन की। तो ये चीज़ें हैं क्या। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट हमारा टॉपिक हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन जो है वो एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको होमोजीनस मिक्सचर के बारे में बताया है कि जिस मिक्सचर के मैट्रिक में प्रेजेंट पार्टिकल्स एक दूसरे में अच्छे से घुल जाते हैं वो होमोजीनस मिक्सचर है। तो जो सॉल्यूशन है वो एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन में पार्टिकल लेवल पे होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी यानी एक रूपता, यानी कि सॉल्यूशन का हर एक पार्टिकल सेम फंक्शन शो करता है। सॉल्यूशन जो है
लिक्विड, सॉलिड और गैस का भी हो सकता है। सॉल्यूशन जो है गैस और गैस का मिक्सचर भी हो सकता है, तथा सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर भी हो सकता है। तो सॉलिड और सॉलिड का अगर हम एग्जांपल ले तो सॉलिड और सॉलिड जो है एग्जांपल हमारे पास अलॉय है। अलॉय भी एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का, मेटल यानी कि धातु। तो डिफरेंट डिफरेंट धातुओं का एक होमोजेनियस मिक्सचर है अलॉय, जिसके जिसमें जो प्रेजेंट मेटल हैं उनको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें एक अलॉय का, तो हमारे पास एग्जांपल है ब्रास का, जिसमें कि 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट वो होता है जिसको डिसॉल्व किया जाता है, यानी कि जिसको घोला जाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें घोला जाता है। बेसिकली जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास शुगर और वाटर का। तो शुगर और पानी के घोल जो है वो लिक्विड और सॉलिड का सोल्यूशन है। इसमें जो शुगर है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में है और वाटर में ही हमने शुगर को घोला है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास आयोडीन और अल्कोहल का, जिसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं, जिसके हम मिक्सचर को। तो यहाँ पे आयोडीन एक सॉलिड है और अल्कोहल लिक्विड है। तो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हमारे पास, इसमें अल्कोहल सॉल्वेंट है और आयोडीन सॉलिड है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है सोडा वाटर का या फिर किसी भी एडिटेटेड ड्रिंक्स का, जो कि लिक्विड और गैस का सोल्यूशन होता है। और जो लास्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास एयर का। एयर जो है गैस और गैस का मिक्सचर है। डिफरेंट डिफरेंट गैस प्रेजेंट होते हैं एयर में, लेकिन जो मेन गैसेज है वो है ऑक्सीजन जो कि 21% अवेलेबल है और नाइट्रोजन जो कि 78% अवेलेबल है। तो हमने बात की सॉल्यूशन की, तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की सॉल्यूशन की, तो प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्यूशन की। तो तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें डिफरेंट मैटर के पार्टिकल एक दूसरे में अच्छे तरीके से घुल जाते हैं। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं इनका डायमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर्स। तो क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं इसलिए हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल होने की वजह से इसमें से अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, लाइट को पास करते हैं किसी टॉर्च के जरिए, अगर हम लाइट पास करने की कोशिश करते हैं तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे पार्टिकल, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, यानी कि सोल्यूशन के आर पार हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो सोल्यूशन है उसे हम किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। सोल्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसको हम किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। और सोल्यूशन जो होता है स्टेबल होता है, यानी कि अगर हम सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दें, बिना उसमें कुछ किए अगर हम उसे कहीं पे छोड़ दें, उसके पार्टिकल नीचे की ओर सेटल डाउन नहीं होंगे। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज थी सॉल्यूशन की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो हमारा है सॉल्यूशन से रिलेटेड ये कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी प्रेजेंट है, इसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से हमने सॉल्यूशन को तीन भागों में बांटा है। पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और लास्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है सॉल्वेंट के मुकाबले। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम और भी ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल ले अगर हम नमक पानी का, तो अगर आप पानी में नमक घोलते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप उसमें और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नमक नहीं घोल सकते हैं, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक है मास बाय मास परसेंटेज, दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज में हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का ही मास लेते हैं। फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें हम सॉल्यूट का मास लेते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट कीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा सस्पेंशन। सॉल्यूशन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है कि सस्पेंशन जो है एक तरह का हीट्रोजीनस मिक्सचर है। मैं आपको फिर से बताता हूँ हीट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें हीट्रोजीनस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें मैटर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे में नहीं घुलते हैं। दूसरा, जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। We can see the particles of suspension with our naked eyes. नेक्स्ट है
प्रॉपर्टी सस्पेंशन की कि जो पार्टिकल हैं सस्पेंशन के वो क्योंकि बड़े होते हैं इसलिए वो लाइट को पास करते हैं, यानी कि सस्पेंशन जो है उसके आर पार लाइट का पाथ विजिबल है। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल हैं अगर हम उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो सोल्यूशन के जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो नीचे की ओर सेटल हो जाएंगे। तो जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि सोल्यूशन स्टेबल है और सस्पेंशन अनस्टेबल है। सस्पेंशन को भी हम किसी भी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कोलोइडल सॉल्यूशन। हमने बात की थी सॉल्यूशन की, सस्पेंशन की और कोलोइडल सॉल्यूशन की। तो ये लास्ट टॉपिक है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन की हम अगर बात करते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट क्वेश्चन बनता है। आपको जो मैंने अभी आपको बताया है सोल्यूशन सस्पेंशन इन सब के बारे में, तो इनको अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाकर याद करते हैं तो आपको इजी होगा याद करने में। तो आप इनको याद कर लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बना के। तो हम बात कर रहे थे कोलोइडल सोल्यूशन के बारे में। तो कोलोइडल सोल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट तभी होता है जब किसी कोलोइडल सोल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट पास हो। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको टिंडल इफेक्ट का। आपने कभी कभार अपने घरों में भी देखा होगा कि जब आपके घर में अंधेरा होता है तो हॉल में से जब सूरज की रोशनी आती है, किसी भी हॉल में से या फिर खिड़की में जब सूरज की रोशनी आती है तो उस सूरज की रोशनी में आपको बहुत ही सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्यों होता है स्टूडेंट्स? इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये होता तब है जब एयर में डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स मौजूद हो और तब जो सूरज की रोशनी होती है वो स्कैटर हो जाती है, जिसके कारण मतलब स्कैटर मतलब होता है बिखरना, बिखर जाती है, जिसके कारण हमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। तो ये आप यहाँ पे एक इमेज दे सकते हैं, आप फिगर 2.4 दी गई है टिंडल इफेक्ट की। तब इसका एक एग्जांपल है जंगल में जो कैनोपी है, मतलब जो घने जंगल होते हैं उसमें जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा सीन होता है, ऐसे फिगर बनता है और इसको हम टिंडल इफेक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कोलोइडल के सॉल्यूशन जो है उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक हीटोजीनस मिक्सचर है। स्टूडेंट्स ये लगता तो होमोजीनस मिक्सचर है क्योंकि इसके पार्टिकल छोटे हैं, लेकिन इसके पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। ये हीटोजीनस मिक्सचर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन से बड़े हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे हैं, तो इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कॉलोइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सके, यानी कि कॉलोइड्स के आर पार जो है वो लाइट का पाथ विजिबल है। इसके जो पार्टिकल्स है अगर हम उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दें, कॉलोइड्स को अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो इसके जो पार्टिकल है वो नीचे की ओर सेटल डाउन नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉलोइड्स हैं वो स्टेबल हैं। और एक और बात लास्ट प्रॉपर्टी है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं इनको हम किसी भी फिल्ट्रेशन के टेक्निक से अलग नहीं कर सकते, इनको सेपरेट करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसी तरह कॉलोइड्स में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो सॉल्यूट की तरह कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ध्यान दीजिएगा और नोट भी कीजिएगा, जो सॉल्यूट की तरह पार्टिकल होते हैं वो होते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट की तरह पार्टिकल होते हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेज घुलता है, जिसमें सस्पेंड होता है, वो होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। अब आगे जो बात है वो ये है कि भाई जो टाइप हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं कॉलोइड्स के, तो जो टाइप हैं वो डिपेंड करते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के स्टेट पर। स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट, यानी मैटर की स्टेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कॉलोइड्स में जो सॉल्यूट की तरह कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट की तरह पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। कॉलोइड्स के जो टाइप है वो डिपेंड करते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के स्टेट के हिसाब से। स्टेट कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने आपको बताया, अभी जितनी भी हमने बातें की हैं उसमें आपको मैंने ये बताया कि जो मिक्सचर है उसे हम किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाला है कि हम मिक्सचर्स में से अलग अलग चीज़ें निकालें कैसे। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस है उसमें से ज़्यादातर जो है केमिकली प्योर नहीं होते हैं।
तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, जिससे कि हमें पता चले कि ये जो केमिकली प्योर नहीं है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इस नेचर में, उसमें से हम प्योर चीज़ें कैसे निकालें। तो हीटरोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो हीटरोजीनियस मिक्सचर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम मामूली तरीकों से अलग कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से चुनना। तो जो हमारा फर्स्ट सेपरेशन का टेक्निक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। यानी कि हमारे पास जो ब्लैक या फिर ब्लू इंक है वो एक डाई से बनता है, डाई में लिक्विड मिलाकर हम ब्लू या ब्लैक इंक बनाते हैं। तो उसमें से हम कलर्ड कंपोनेंट को अलग कैसे करें, तो इवेपोरेशन टेक्निक है स्टूडेंट्स। इसके लिए इवेपोरेशन के हमने बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में बताया है, आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। पर यहाँ भी हम इवेपोरेशन का यूज़ करने वाले हैं डाई को निकालने के लिए। इसमें हमें करना क्या है कि हमारे पास एक ये स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हमने एक बर्नर फिक्स किया है, स्टैंड के ऊपर हमने एक बीकर रखा है जिसमें कि वाटर फिल्ड है। ओके, तो हमने बीकर के ऊपर क्या किया, एक चाइना डिश रखी है, चाइना डिश, जो कि आपके साइंस लैब में मिल जाएगा आपको स्कूलों में। तो चाइना डिश में हमने इंक रख दिया है। अब हमने करना क्या है कि हमने बर्नर को ऑन किया, तो बर्नर से जो ऑन करेंगे हम, तो धीरे धीरे जो वाटर है वो बॉयल हो जाएगा। वाटर के बॉयल होने की वजह से जो इंक है, इंक में से जितना भी लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा और चाइना डिश के ऊपर सिर्फ डाई बच जाएगी। तो हमें उसमें से ब्लू या ब्लैक जो डाई है वो मिल जाएगा। इसमें हमने क्या किया, वॉच ग्लास के ऊपर हमने जो है इंक रखा, इवेपोरेशन किया, जिससे कि जो डाई है वो बच गया, जो लिक्विड पार्ट है वो इवेपोरेट हो गया। तो इसी तरीके से हम डाई को अलग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि हम दूध में से क्रीम कैसे अलग करें, या फिर इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं क्रीम में से बटर निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफिकेशन। तो सेंट्रीफिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स की जब हम मिल्क चर्नर को, आपने देखा होगा घरों में भी और टीवीज में भी कि किस तरह मक्खन निकाला जाता है दूध में से। तो मक्खन निकालने के लिए मिल्क चर्नर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दूध जिससे मथते हैं, दूध को मथा जाता है। जब हम मिल्क चर्नर को लगातार घुमाते रहते हैं तो क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जो हल्के पार्टिकल हैं, वो ऊपर की ओर आ जाते हैं, और जो डेंसर पार्टिकल है यानी कि जो भारी पार्टिकल हैं वो नीचे की ओर सेटल हो जाते हैं, जिससे कि हमें मक्खन मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफिकेशन। इसी प्रोसेस से हम क्रीम अलग करते हैं मिल्क में से। तो इसको हम और भी कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इसको हम ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम क्रीम में से बटर निकालने के लिए यानी कि मक्खन निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये वॉशिंग मशीन में भी ये टेक्निक यूज़ होती है कपड़ों को सुखाने के लिए। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सूखते हैं वो इसी टेक्निक की वजह से सूखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सेपरेशन का टेक्निक है स्टूडेंट्स वो है कि हम हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स यानी वो लिक्विड जो एक दूसरे में नहीं घुल सकती हैं, यानी कि एग्जांपल किसका है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो इनको हम कैसे अलग करें, तो हमने यहाँ पे ऑयल, केरोसिन ऑयल और वाटर का एग्जांपल लिया है। तो स्टूडेंट्स में करना क्या हमें हमें कि यहाँ पे हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल है। सेपरेटिंग फनल में नीचे की ओर स्टॉप को लगा के हमें उसमें वाटर फिल कर देना है। वाटर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर फिल करना है, ऊपर से हमें केरोसिन ऑयल डालना है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे स्टॉप कॉक को धीरे धीरे ऑन करना है। जब हम स्टॉप कॉक को खोलेंगे तो वाटर नीचे की ओर इस पाइप से गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब वाटर गिरना शुरू होगा तो हमें इस पर ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन करनी है। और जब वाटर वाटर यहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है इस फिगर में, तो वाटर जब पूरी तरीके से नीचे गिर जाएगा तो हमें स्टॉप कॉक को जल्दी से बंद कर देना है, जिससे कि वाटर तो पाइप से नीचे की तरफ गिर जाएगा, या फिर हम किसी भी वेसल में उसको इकट्ठा कर लेंगे, और जो केरोसिन ऑयल है वो सेपरेशन फनल में ही रह जाएगा, सेपरेटिंग फनल में ही रह जाएगा। तो इसी तरह हम इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इमिसिबल जो हमने लिक्विड अलग की, इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन यही है कि हम ऑयल और वाटर को अलग कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। दूसरा है कि आयरन ओर में से, आयरन का जो ओर होता है उसमें से हम आयरन जो है इसी प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं। हालांकि वहाँ पे ये सेपरेटिंग फनल जो हम यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने पर काम होता है, तो हम वहाँ पे अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सेपरेशन का टेक्निक है कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। इसको प्रोसेस को हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं स्टूडेंट, सब्लिमेशन। इसमें हमें करना क्या है कि हमें
बर्नर है हमारे पास, बर्नर और स्टैंड है हमारे पास, स्टैंड के नीचे हमें बर्नर लगाना है। इसके ऊपर हमें जो है ये चाइना डिश है, चाइना डिश के ऊपर एक इन्वर्टेड कहते हैं इन्वर्टेड फनल है, यानी कि उल्टा एक फनल है हमारे पास। चाइना डिश है, चाइना डिश में हमने क्या रखा है, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर। तो जब हम बर्नर ऑन करेंगे और जैसे ही ये जो अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का जो मिक्सचर है हीट होगा, गर्म होगा, तो जो ये अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पे साइड में इस सेपरेशन सॉरी इस इन्वर्टेड फनल के यहाँ पे साइड में इकट्ठा हो जाएगा वेपर्स के रूप में। और क्योंकि ये बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉटन प्लग लगाई, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें कॉटन प्लग लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे वो साइड में जो इन्वर्टेड फनल है इसके साइड में वेपर्स के रूप में जमा हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स के रूप में जमा हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे हमारे पास सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ध्यान दीजिए सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू द गैसियस स्टेट, यानी कि सॉलिड जब डायरेक्ट वेपर्स में बदल के गैसियस स्टेट में बदल जाता है, या फिर जब गैसियस स्टेट डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में बदल जाती है बिना लिक्विड में आए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम कुछ केमिकल्स को अलग कर सकते हैं। उनके एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, कैम्फर जिसको हम कपूर कहते हैं, हम अपने घरों में पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, यानी कि हमारे पास जो ब्लैक इंक होता है तो उसमें जो डाई यूज है वो क्या सिर्फ सिंगल कलर है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ब्लैक डाई सिर्फ ब्लैक कलर से नहीं बनती, बल्कि उसमें और भी डिफरेंट कलर्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, सिंपल, हमें एक फिल्टर पेपर लेना है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। फिल्टर पेपर पे नीचे की ओर से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक हमें पेंसिल से लाइन खींचनी है, और उस पेंसिल की जो हमने लाइन खींची उसके बीचों बीच हमें एक ब्लैक इंक, यानी कि ब्लैक पेन से भी हम कर सकते हैं, ब्लैक इंक का एक डॉट लगा देना है। फिर हमें करना क्या है कि हमें थोड़ा सा पानी भर लेना है, और जो हमारे पास फिल्टर पेपर था उसको पानी में डुबोना है, और पानी में हमें इस प्रकार डुबाना है फिल्टर पेपर को कि जो इंक है, इंक का जो हमने डॉट लगाया है, इंक का जो हमने निशान लगाया है, वो पानी से थोड़ा सा ऊपर रहे, यानी कि पानी में पूरी तरह से सबमर्ज ना हो, पूरी तरह से डूबे नहीं। तो जैसा जब हम ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट्स जो पानी है वो धीरे धीरे फिल्टर पेपर जो है वो धीरे धीरे पानी को सोखेगा, जैसे कि पानी का लेवल ऊपर की ओर आएगा फिल्टर पेपर में। तो जो भी कंपोनेंट उस डाई के जो भी कंपोनेंट वाटर में ज्यादा सॉल्यूबल होंगे वो वाटर के साथ ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ब्लैक डाई में कौन कौन से कलर्स का यूज हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ध्यान दीजिएगा इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो उन सॉल्यूशन को अलग करने के लिए होता है जिसमें एक ही सॉल्वेंट में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट्स यूज हुए हो। क्रोमेटोग्राफी किसके लिए होता है, जब एक ही सॉल्वेंट में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट्स मिक्स हो तो उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी होता है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो किसी भी डाई में से कलर निकालने के लिए ये यूज होता है, नेचुरल कलर में से डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट, यानी कि नेचुरल कलर में से अलग अलग कलर्स को निकालने के लिए होता है, और ब्लड्स में से, ब्लड जो है हमारे पास खून जो होता है हमारे शरीर में, उसमें से ड्रग्स निकालने के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास टॉपिक है कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हम इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग करें, अब हम पढ़ेंगे कि हम मिसिबल लिक्विड्स को कैसे पढ़ें। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन काफी इजी है। तो इसको हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, सेम थिंग है। यहाँ पे हमारे पास स्टैंड है, स्टैंड के नीचे हमने बर्नर फिट किया है। अब स्टैंड के ऊपर हमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क रखना है। ये सब आपको साइंस लैब में अवेलेबल होगा, आपके स्कूल के केमिस्ट्री लैब में सॉरी। तो हमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क रखना है। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम एसीटोन और वाटर का मिक्सचर रखेंगे। एग्जांपल लेते हैं हम एसीटोन और वाटर के मिक्सचर का, जो कि मिक्सिबल लिक्विड है, एक दूसरे में घुल सकते हैं। तो हमें जो एपरेटस है, हमारा जो सिस्टम है, वो हमें इसी तरीके से लगाना जिस तरह की इस फिगर में दिखाया गया। क्या करना है, बर्नर है, बर्नर के ऊपर स्टैंड लगा दिया हमने, स्टैंड के ऊपर हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है। अब डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमारे पास एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, इसके ऊपर हमने थर्मामीटर लगा रखा है। साथ ही डिस्टिलेशन फ्लास्क के साइड में हमने यहाँ पे एक कंडेंसर लगा रखा है।
कंडेंसर हमारे पास ये है, कंडेंसर लगा रखा है जो जो कि एक बीकर में जाके खुलता है। तो क्या करना है हमें, तो ये जो हमारे पास थर्मामीटर है ये हमें एक तरह के स्टैंड से लगा देना है। अब हमें क्या करना है, हम बर्नर ऑन करेंगे। तो जब हम बर्नर ऑन करेंगे तो धीरे धीरे जो एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर है वो बॉयल होना शुरू होगा। तो जब ये बॉयल होएगा तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से कम होता है। तो जो एसीटोन है वो वाटर से ज़्यादा जल्दी बॉयल होगा और ज़्यादा जल्दी वेपर में बदलेगा। तो वेपर में बदलने के बाद जो एसीटोन है उसका जो वेपर है वो यहाँ कंडेंसर में चला जाएगा वेपर के रूप में, और कंडेंसर में आते ही वो कंडेंस हो जाएगा और वापस एसीटोन में लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ डिस्टिलेशन फ्लास्क में वाटर बच जाएगा और ये जो बीकर है यहाँ पे एसीटोन बच जाएगा। तो इसी प्रोसेस से जो है हम दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था कि भाई जो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम है वाटर से, इसलिए ऐसा हो पाया। लेकिन जब उन लिक्विड्स में जिनमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो अपरेटस है सेम होता है, सेम प्रोसेस होता है। बस हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा चीज़ करते हैं। थर्मामीटर जो हमने लगाया था डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर, उससे तो थर्मामीटर और डिस्टिलेशन फ्लास्क के बीच में हम एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे जो कि होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में स्टूडेंट्स बहुत सारे ग्लास बेड्स होते हैं, यानी कि बहुत सारा ग्लास लगा होता है, शीशा लगा होता है, जिसके कारण जो है लिक्विड वो जल्दी जल्दी कूल होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है और जल्दी जल्दी कंडेंस होता है। तो इससे जो है इस प्रोसेस के मदद से हम इस प्रोसेस की मदद से हम उन लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं जो कि मिसिबल होते हैं और उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम एयर को भी प्योरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ, एयर को भी प्योरीफाई कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैस फ्रॉम एयर। कि एयर में जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एयर जो है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। तो हम एयर में से वो डिफरेंट गैस निकालेंगे कैसे। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, सिंपल है प्रोसेस है। तो हमें करना क्या है, एयर को हमें कंप्रेस करना है, यानी कि प्रेशर बढ़ाना है एयर के ऊपर और जो टेम्परेचर है उसे डिक्रीज करना है, टेम्परेचर को घटाना है। तो इससे क्या होगा, जो एयर है वो लिक्विड एयर में बदल जाएगा। लिक्विड एयर में बदलने के बाद हमें क्या करना है कि हम एयर को गर्म करेंगे, वार्म करेंगे डिस्टिलेशन कॉलम में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। जब हम एयर लिक्विड एयर को गर्म करेंगे तो अलग अलग लेवल पे हमें अलग अलग गैसें मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसका एक एग्जांपल जो है वो डेली लाइफ में भी यूज होता है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हमें करना कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, यानी कि किसी भी कॉपर सल्फेट के इम्प्योर सैंपल में से, अशुद्ध सैंपल में से हम प्योर कॉपर सल्फेट कहाँ से निकालें, कैसे निकालें। तो इसके लिए हम ये एक्टिविटी 2.9 करनी होगी स्टूडेंट्स। हमें करना क्या है, सिंपल बात है, 5 ग्राम के लगभग हमें इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लेना है और उसमें हमें करना क्या है कि उसे चाइना डिश में डालकर उसे वाटर में डिजोल्व कर देना है। तो जब वाटर में डिजोल्व करने के बाद उसमें से हमें इम्प्योरिटीज जो भी है, जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसे फिल्टर कर लेना है। और इम्प्योरिटीज फिल्टर करने के बाद हमें इवेपोरेशन करना है, यानी कि जो उसमें वाटर है, जो हमने कॉपर सल्फेट का जो इम्प्योर सैंपल जो हमने वाटर में डाला था उसको इवेपोरेट कर लेना है। उसमें से जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है सिर्फ वही बच जाएगा। तो उस कॉपर सल्फेट को हमें क्या करना है, फिल्टर पेपर में कवर कर लेना है, फिल्टर पेपर में एक तरह से लपेट लेना है और रूम टेम्परेचर पे, यानी हम कह सकते हैं कि हमें एक कमरे में उसे एक दिन के लिए छोड़ देना है जिससे कि वो ठंडा हो जाए। तो एक दिन बाद जब हम उसे देखेंगे तो हमें उसमें क्रिस्टल्स नजर आएंगे, कॉपर के क्रिस्टल नजर आएंगे, और वो जो चाइना डिश जो था उसमें कॉपर के क्रिस्टल नजर आएंगे, कॉपर सल्फेट के, और वो जो क्रिस्टल्स होंगे वो होंगे प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। सिंपल है, इसका हम कैसे करते हैं, इम्प्योर सैंपल्स में से हम प्योर सैंपल निकालते हैं क्रिस्टल के रूप में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एप्लीकेशन क्या है इसके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम सी वाटर में से, समुद्र के पानी में से सॉल्ट निकालते हैं इसी प्रोसेस के मदद से। क्रिस्टलाइजेशन से ही हम
जो है सी वाटर में से सॉल्ट निकाल पाते हैं। दूसरा जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा डेली लाइफ से रिलेटेड, तो वो ये है कि फिटकरी जो बार्बर्स यूज करते हैं, ना यूज करते हैं शेविंग के लिए, वो भी इसी प्रोसेस से निकाला जाता है। फिटकरी को स्टूडेंट्स हम एलम कहते हैं, साइंटिफिक नेम है एलम। तो फिटकरी जो है वो इसी प्रोसेस से निकाला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से ही फिटकरी को निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की प्योर सब्सटेंसेस की, प्योर सब्सटेंसेस की। तो प्योर सब्सटेंसेस है स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। इस नेचर में प्योर सब्सटेंसेस जो है हमें दो फॉर्म में अवेलेबल है। नंबर 1 इज एलिमेंट्स एंड नंबर 2 इज कंपाउंड्स। ध्यान दीजिएगा, प्योर सब्सटेंसेस जो है हमें दो फॉर्म में अवेलेबल है, एक एलिमेंट्स एक कंपाउंड। तो एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स वो रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट बॉयल काफी प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं। रॉबर्ट बॉयल को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो जो रॉबर्ट बॉयल है उसने 1661 में फर्स्ट टाइम जो एलिमेंट वर्ड है उसका इस्तेमाल किया था। एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल, नंबर 3 मेटलाइट्स। तो अभी हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले हम बात करने वाले हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव अ लस्टर। लस्टर यानी कि शाइनिंग, यानी कि जो मेटल है वो चमकते हैं, उनमें एक तरह की शाइनिंग है। लश्चरस होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो लश्चरस होते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। जो मेटल्स होते हैं उनमें या तो गोल्डन येलो कलर होता है या फिर सिल्वरी ग्रे, चांदी सा कुछ ग्रे ग्रे कलर का उनमें कलर होता है, या फिर कैसे गोल्डन सोने जैसा पीला कलर होता है उसमें। नेक्स्ट, द कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल। यानी मेटल जो है मेटल्स जो हैं वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट बहुत ही अच्छे से पास होती है, गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट कीजिएगा जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी टॉपिक मैं आपको अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक मैंने अभी आप तक आपको बताए हैं उनको अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरह याद करें तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है आपको याद करने में। तो शॉर्ट क्वेश्चन बनाइए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर आप उन्हें अगर याद करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है याद करने में। तो इसको भी आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन के फॉर्म में इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो सब क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे कि ये है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फिर भी आप इन्हें लिखिए और याद कीजिए। तो प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो आप एलिमेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एलिमेंट कौन से होते हैं? तीन तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल की प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, लस्टर होते हैं यानी कि शाइनिंग होते हैं। कलर हमने उनकी कलर के बारे में जाना, सिल्वरी ग्रे, गोल्डन येलो कलर, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट, दे आर डक्टाइल, यानी डक्टिलिटी का मतलब डक्टिलिटी होती है मेटल्स में, यानी कि जो मेटल है उनको हम वायर्स में भी बदल सकते हैं, वायर में बदल सकते हैं सॉरी। तो दे आर मेलिएबल, यानी कि उनको हम थिन शीट्स में बदल सकते हैं, पतली पतली शीट्स में बदल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हम कह सकते हैं कि वो सोनरस होते हैं। सोनरस यानी कि रिंगिंग साउंड, यानी कि किसी भी मेटल को अगर आप किसी मेटल को अगर आप चाहें तो उसमें से रिंगिंग साउंड निकाल सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जो घरों की बेल होती है, घर की जो घंटियां होती हैं वो भी मेटल से बनती है और उन्हें बजाने पे भी एक रिंगिंग साउंड आती है जिसके कारण हम उसे ध्यान से सुन पाते हैं। तो मेटल का अगर हम एग्जांपल करें, मेटल के एग्जांपल की बात करें तो कुछ एग्जांपल हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसको हम वायर्स में बदल सकते हैं, तो कॉपर की वायर ज़्यादातर यूज होती है, आपको पता होगा। पंखे में भी कॉपर की वायर होती है, कहते हैं सड़क पे जो खंभे हैं उनमें भी कॉपर की तार यूज होती है, घर की काफ़ी सारी चीज़ों में कॉपर की वायर यूज होती है। आगे बढ़ते स्टूडेंट, अब एक एक्सेप्शन है। जैसे कि हमने आपको कहा कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो है लिक्विड है, ये एक्सेप्शन है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं
उनमें काफ़ी कलर होते हैं। मैंने आपको बताया मेटल जो है वो गोल्डन येलो या फिर सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो नॉन मेटल है वो बहुत ही डिफरेंट कलर्स के होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस और मैरिएबल, यानी उनमें चमक भी नहीं होती है। हालांकि हमारे पास इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा चमकता है। सोनोरस यानी कि इनमें रिंगिंग साउंड नहीं आती है। मैलिएबल यानी कि उनको जो है हम थिन शीट्स में नहीं बदल सकते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उनका ठीक अपोजिट है नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप इसको ध्यान से लिख लीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ध्यान से लीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ही आप अच्छे से समझ पाएंगे और फिर ही आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट है हमारा, इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड वाला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि लिसन टू अंडरस्टैंड। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो लिसन टू अंडरस्टैंड इज इजी टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको मेटल के एग्जांपल बताया उसी तरह मैं आपको नॉन मेटल के एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, आयोडीन का, कार्बन का। कार्बन क्या है, कोल और कोक को मिलाकर हम कार्बन बनाते हैं स्टूडेंट्स। ब्रोमीन का, क्लोरीन का। ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मेटल में मैंने आपको मरकरी बताया, उसी तरह ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, अब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को अगर हम मिलाएंगे तो वो कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड जो होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं किसी फिक्स प्रोपोर्शन में। कंपाउंड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास एग्जांपल है H2O। H2O में क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यानी कि एक नॉन मेटल है, वो भी एक तरह का एलिमेंट है, और ऑक्सीजन वो भी एक तरह का नॉन मेटल है लेकिन वो भी एक एलिमेंट है। तो H2O हमारे पास एग्जांपल है। जब हम H2 प्लस O2 करते हैं तभी हमारे पास H2O आता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड के बारे में जो कि है प्योर सब्सटेंसेस। तो एक छोटी सी समरी है हमारे पास यहाँ पे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। तो हमने पढ़ा मैटर के बारे में जिसकी तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेचुरली ऑकरिंग स्टेट हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये दो तरह की होती हैं, एक होती है प्योर सब्सटेंसेस, एक होती है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस हमने अभी अभी पढ़े हैं, यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस हैं। और मिक्सचर्स क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर और हीटोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर क्लास 9 का इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, और मैं कहता हूँ कि क्वेरी इस चैप्टर में से ढूंढिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज ढूंढिए और क्वेरीज को जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, जैसे कि मैं आपको बता सकूं, या फिर अगर आपको कोई गलती लगती है तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, जैसे कि मैं आपकी अपनी गलती नेक्स्ट चैप्टर के लिए सुधार सकूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि आपके स्टूडेंट्स को भी इसका प्रॉफिट होगा और चैप्टर को इजी तरीके से आप समझ जाएंगे इस लॉकडाउन पीरियड में, जो कि हमारे लिए एक मुश्किल टाइम है। और अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।